Hello students, I am Raman Arora. Dear students, we have gathered here for our economics of class 12th and we are doing a chapter economic reforms. बच्चों in my last two videos हमने economic reforms 1 और economic reforms 2 में देखा need for the economic reforms for the economy in 1991 as well as हम लोगों ने देखा जो first policy आई थी that is liberalization. In that there was a reform, industrial sector reforms, under which we have done 5 reforms like abolition of licensing other than 5 industries. We have also seen contraction of public sector from 17 to 8 and then 8 to 3 and many other. And I'm very happy that I got a very good views on those 2 videos. So that motivated me to make the third video for you people. And today our main focus will be on the first, that is financial sector reform. Second, fiscal reforms. And the third, foreign, or we can say that external reforms. External reforms. Basically dear students, हम लोगों को इसे second, थर्ड और फोर्थ कहना चाहिए बिकॉज इट ऑल्सो कम्स अंडर द लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में बच्चों बेसिकली 4 रिफॉर्म्स आते हैं. फर्स्ट वी हैव डन इन द सेकेंड वीडियो जिसका नाम था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड नेक्स्ट दिस इज द सेकेंड वन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड इज फिस्कल रिफॉर्म्स एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. बट हम आज की वीडियो में ये 3 पार्ट कवर करेंगे एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. सो बच्चों whenever someone talks to you about financial sector reforms, please remember the 3 things in your mind. First, it includes banking as well as non-banking financial institutions. Second, it includes stock exchange market. And third, it includes फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको हम लोग करेंसी मार्केट भी बोलते हैं बच्चों. सो अगेन इफ समवन आस्क्स यू अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इन द फाइनेंशियल सेक्टर फर्स्ट वी इंक्लूड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड द थर्ड वी कीप इट इन माइंड दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल मनी मार्केट और करेंसी मार्केट. बिफोर लिबरलाइजेशन से पहले की अगर हम बात करें, आरबीआई यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट्स. हमारी कंट्री में क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, तो वो ही सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल भी करता था और रेगुलेट भी करता था. बट डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लिबरलाइजेशन मीन्स इन 1991 द रिफॉर्म केम and RBI changed the role. RBI ने significantly अपना role change कर लिया and from the regulator it started behaving like a facilitator. Now it was giving the facilities to the banks. The best example which I can share with you is that liberalization से पहले बच्चों RBI used to fix the interest rate structure. जो आपको लोन मिलता है और जो इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट पे मिलता है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आरबीआई रेगुलेट और कंट्रोल करता था. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वाज गिवन एज अ फैसिलिटी बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स दैट दे कैन फिक्स इट बाय देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. लाइक आई एम द कमर्शियल बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार्केट में थोड़ा गेन चाहिए, मुझे थोड़े और कस्टमर चाहिए. सो लाइक कोटक महिंद्रा, एवरी बैंक वॉज गिविंग बिफोर कोरोना आई एम टॉकिंग. अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुका है बच्चों सेविंग अकाउंट पे, बट बिफोर कोरोना आई एम टॉकिंग, कोटक बैंक यूज्ड टू गिव 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग अकाउंट. रेस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Sorry for the interruption. Okay, we were talking about the rate of interest which was given by the Kotak Bank and it was around 6% before the corona COVID-19. Yes, and what happened, other banks were giving only at 4%. They were giving the interest rate on their saving account only 4%. So why it happened and how it happened? It happened because of the liberalization. RBI allowed the banks, commercial banks, to fix their interest rate structure by themselves.
and they were giving as a facility. RBI was giving as a facility. तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, लिबरलाइजेशन की वजह से आरबीआई ने अपना रोल चेंज किया फ्रॉम अ रेगुलेटर एंड कंट्रोलर टू अ फैसिलिटेटर। एक बात और पढ़ते हैं बेटा हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, आफ्टर लिबरलाइजेशन इफ विल टॉक अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं, एंड म्यूचुअल फंड ओनर्स होते हैं जो हमारी कंट्री में आके, जैसे इन्वेस्को है एंड मेनी अदर म्यूचुअल फंड्स, दे आर कमिंग इन आवर कंट्री टुडे एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, and the reason behind it is only liberalization policy we have accepted in 1991. so हम लोगों ने देखा कैसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से हम लोग की कंट्री में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए और आरबीआई ने भी अपना रोल चेंज करा फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड रिफॉर्म्स की तरफ, दैट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल वर्ड जो है बेटा उसको हमेशा कनेक्ट किया करो बाय द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट से, या सबसे आसान लैंग्वेज में बताऊं तो अपने माइंड में फिस्कल से दो चीजें याद रखा करो, एक तो रेवेन्यू एंड द अदर इज एक्सपेंडिचर। यू शुड कीप इट इन माइंड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फिस्कल रिफॉर्म्स, इफ आई टॉक यू ट्रूली, इट हैव द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ये दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है बेटा, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। बिफोर टेलिंग यू अबाउट द रिफॉर्म्स, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू टाइप्स ऑफ टैक्सेस हियर, एंड द बेस्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और फिर हम देखेंगे क्या रिफॉर्म आए इसके अंदर। इफ आई टॉक यू अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स, द बर्डन ऑफ विच, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन विच विल गिव यू द मार्क्स, और आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है ना तो इससे अच्छा तरीका ही नहीं, the burden of which cannot be shifted to others। अगर इनकम टैक्स है तो इनकम, आपकी इनकम पे अपना इनकम टैक्स आप खुद ही पे करोगे, वेल्थ टैक्स है तो अपनी वेल्थ पे आप टैक्स खुद ही पे करोगे। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आप लोग बात कर रहे हो डायरेक्ट टैक्स की, सो द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, the burden of which can be shifted to others। you can take the example of GST these days। आज भी जीएसटी कस्टमर ही पे कर रहा है मेरे बच्चों। सो आई हैव डिराइव्ड वन मोर डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो बहुत सिंपल है और किसी को समझाने के लिए कि द टैक्सेस हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एंड द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। So we can take the example like GST, custom duty, value added tax which used to happen before GST से पहले जो लगता था। मैंने ये डेफिनेशन डिराइव करी कि अगर कोई भी टैक्स इनकम पे लगता है इंडिविजुअल की, लाइक इनकम टैक्स, या फिर प्रॉफिट पे लगता है बिजनेस एंटरप्राइज की, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, शुड बी कंसिडर एज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम पे लगता है इंडिविजुअल की और प्रॉफिट पे लगता है बिजनेस एंटरप्राइज की, इट शुड बी कंसिडर एज अ डायरेक्ट टैक्स। On the other hand, if any taxation is imposed on the income and the property of a person for a consumption expenditure, अगर कोई किसी की इनकम पे या प्रॉपर्टी पे किसी इंडिविजुअल पे लगता है टैक्स फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, then it will be considered as the indirect tax। The best example again we can take is goods and services tax। Now we should talk about the reform। Prior to liberalization, our taxation structure was very complex and evasive। लोग बच्चों डरते थे उस टाइम पे टैक्स भरने से, वो इनकम शो करना चाहते थे बट they did not show it, they frightened because of that। the tax structure was complex, बहुत complex structure था उस टाइम पे, लोग डरते थे हम फंस ना जाए किसी चक्कर में। but after liberalization एंड इवन यू कैन सी दैट अब जब 2017 में हमारा ये जीएसटी आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्स भी, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस आए, बट अभी हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एंड देयरफॉर यू वोंट बिलीव इट, गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब कि टैक्स रिसिप्ट्स हैज इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। बहुत ज्यादा उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर इज मॉडरेटेड एज वेल एज सिंप्लीफाइड। Before liberalization, it was complex and evasive। तो लोग इसे इरोड करते थे, मतलब छोड़ देते थे, भरते ही नहीं थे इन टैक्सेस को। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन लोगों को अपनी इनकम भी शो करने में इजीनेस हो रही है, मॉडरेट कर दिए गए हैं टैक्स,
as well as they are simplified. So first one we have done as financial sector reforms, second one we have done as fiscal reforms. Moving towards the third one, external reforms, which is further classified as, हम इसको फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे बच्चों, that is foreign exchange reforms as well as second external trade, or we can say foreign trade policy. The external reforms is classified under two, that is foreign exchange reforms and foreign trade policy. तो बच्चों foreign exchange reform में तो दो बहुत strong changes आए थे. At that point of time our government have done the devaluation of Indian rupee. क्या मतलब होता है इसका? इसका सबसे सिंपल लैंग्वेज में मतलब है लॉस इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज रूपी, इन टर्म्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी. यू कैन टेक एनी पाउंड, डॉलर, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है बाहर की करेंसी के हिसाब से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट कर रही है, तब उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं. अभी आने वाले चैप्टर में जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स करेंगे, इफ यू विल नॉट राइट दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट, देन द डेफिनेशन विल बिकम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. अभी हम क्या बोल रहे हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. व्हाई? बिकॉज इट इज डन बाय द गवर्नमेंट मैंडेटरी. फाइन. अदरवाइज अगर आप ये गवर्नमेंट वाली बात नहीं बताओगे तो सडनली ये डेफिनेशन चेंज होकर क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की हो जाएगी. तो पहली बात तो 1991 में गवर्नमेंट क्या चाहती थी? दैट देयर शुड बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, यहाँ पे गुड्स परचेज करें. देयरफॉर दे हैव डन द डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. अपना पैसा सस्ता कर दिया, रुपया सस्ता कर दिया, सो दैट पीपल यूज्ड टू परचेज द गुड्स फ्रॉम हियर और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए. सेकंड, जो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भैया $1 इक्वल टू कितना रुपये होगा. दिस इज एक फिक्सेशन जो होता था ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड होता था. दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन द फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च. But that was decided by whom? That was decided by government. That was fixed by the government. हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में अच्छे से. बट अभी क्या हो रहा है? अभी ये जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही. 1991 में आफ्टर दिस रिफॉर्म क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने कहा इट शुड बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस मीन्स द सेम डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. इनकी हेल्प से जो है वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा. तो ये दो रिफॉर्म्स करें अंडर दी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. अब बात करते हैं लास्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैव टू थिंग्स. वन इज टैरिफ, दैट इज टैक्सेस, एंड अदर इज कोटास. बच्चों, इंपोर्ट लाइसेंसिंग पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स एंड कंट्रोल्स लगाए गए थे बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. But they changed the scenario, and the scenario now is the survival of the fittest. हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन बंद हो गया था. हमारी कंट्री में क्वालिटी बहुत सफर करती थी. हमारे गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बहुत हाई होने लग गए थे. तो इसीलिए हमारे गुड्स की डिमांड डोमेस्टिकली भी एकदम से बेकार होने लग गई थी और इंटरनेशनली भी. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? अब जो है वक्त आ गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें तो द वन हु विल गिव द गुड एट द लीस्ट प्राइस and the better quality, that company or that organization will run, and the market value of that organization will be created. तो दो रिफॉर्म्स लेके आए उन्होंने. टैरिफ सिस्टम बहुत हल्का कर दिया, मतलब टैक्सेस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिए, बैरियर खत्म कर दिया लगभग. एंड कोटास जो सेट किए थे कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस कमोडिटी को आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, डेवलपमेंटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो इन रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव किया गया और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई जिसकी हेल्प से हमारा लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए. So what we have discussed in this video, first we have discussed about the financial sector reforms, second we have discussed about the fiscal reforms, and the third we have discussed about the external sector reforms, under which we have discussed foreign exchange reforms as well as the बच्चों foreign trade policy. एक चीज मैं भूल गया था लेकिन लास्ट में बोलता हूँ. In my videos you should always have a pen as well as a notebook, जिससे कि आप हर चीज वहीं नोट कर सको. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल टेक योर नोटबुक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. At the last, every time I give you one point which is very important and a little bit different also from the topic. Yes.
तो आज मैं आपको हल्की सी बात बताता हूं, लिबरलाइजेशन का मतलब लेजिस्लेयर सिस्टम नहीं है। इज इट क्लियर? लिबरलाइजेशन एंड लेजिस्लेयर सिस्टम आर बोथ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये पढ़ा था बेटा, 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है सिर्फ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस है और गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कन्फाइंड है कहाँ पे, या तो लॉ एंड ऑर्डर को देखना या डिफेंस को देखना। तो हमारी कंट्री में लेजिस्लेयर सिस्टम नहीं आया था क्योंकि ये डायरेक्टिव प्लानिंग लेजिस्लेयर सिस्टम में होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कहाँ पे सीमित है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखने में और डिफेंस को। बट हमारी कंट्री में लेजिस्लेयर सिस्टम नहीं आया था, हम लोग लिबरलाइजेशन को लेके आए थे, मतलब फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंसिंग, फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ लाइसेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यही तो लेके आए थे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट फ्री छोड़ रही है थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू थिंक फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, ये सारी चीजों के लिए। बट स्टिल if any intervention is needed, then government can participate in that, then government can intervene in that still, but in the legislative system it is not like that. तो हम लोगों के पास आज एक जो बढ़िया टॉपिक और मिला वो ये मिला, liberalization does not mean laissez-faire system. I hope dear students you liked this video. I want that you should subscribe the channel, as well as if you want any special assistant, any personal assistant, you can even give me a direct call, that is 8006673636. We can even solve your problems there, and write in the comment section that how you find this video and what better can be done for your future videos. Thank you.